हेलो डियर स्टूडेंट। आज का हमारा पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह पाठ बहुत ही नॉलेजेबल पाठ है जिसके द्वारा आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान समझ पाओगे कि किस पैटर्न में रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या शर्तें होती है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की असंतुलित अवस्था की पहचान कैसे की जाती है, असंतुलित अवस्था वाली अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है और समीकरण कैसे बनते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने हैं या जनरली कौन कौन सी टाइप की रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इस चैप्टर में आप इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपको रासायनिक अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी यदि क्रिया हो रही है तो वहां पर हमको दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आप ये कहोगे कि भौतिक परिवर्तन में केवल घटकों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे पहले किसी की भौतिक अवस्था द्रव थी, हमने उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लागू की, वो लिक्विड में न रहकर ठोस में हो गया या फिर वो गैस में बदल गया। जैसे आप सामान्य तौर पर देखते हो कि यदि जल है, जल को यदि हम गर्म करेंगे तो वो जलवाष्प में बदल जाता है, जलवाष्प को संघनित करेंगे तो वो जल में बदल जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि लिक्विड से गैस बन रही है और गैस से लिक्विड बन रही है। ऐसे आप यदि बर्फ की चर्चा करेंगे तो जल और बर्फ की तुलना करो, जल से बर्फ बना सकते हो और बर्फ से जल, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में और सॉलिड को लिक्विड में। ऐसी जो प्रोसेस हो रही है वो सारी प्रोसेस भौतिक परिवर्तन के रिगार्डिंग समझी जाती है। भौतिक परिवर्तन में हम सामान्य तौर पर यह कह सकते हैं कि जो भी घटक है उस घटक के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। अब भौतिक गुण उसके कौन कौन से हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, गंध हो सकती है, भौतिक अवस्था हो सकती है। बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे गुणधर्म किसी घटक के जो हमारे को किसी प्रेक्षण के बगैर पता चल जाए या हम उनका आकलन अपनी नग्न आंखों से कर सके, वो हमारे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन का सीधा सा अर्थ है कि उस घटक की अंदर की जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लीजिए आप लोग एक उदाहरण जनरली जानते हो कि दूध से जो दही बनता है उसमें दूध का और दही का स्वाद अलग अलग होता है, जबकि बाहर से देखने पर आपको रंग वैसा का वैसा दिखाई देगा। दूध भी सफेद रंग का होता है और दही भी सफेद रंग का होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब वो रासायनिक परिवर्तन किस कारण से हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन होने के लिए हमने क्या परिस्थितियां लागू की है, उन्हीं परिस्थितियों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दूध है, दूध में हम जानते हैं कि लैक्टोज शुगर होती है, दूध में लैक्टोज शुगर होती है और यह लैक्टोज शुगर बैसिलस के जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तो शुगर थी, शुगर का सीधा सा अर्थ है कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसी अम्ल में परिवर्तित हुआ है, अंदर की व्यवस्था में कुछ चेंजेज हुआ है और अंदर की व्यवस्था में जो चेंजेज होने का जो कार्य है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु कर रहा है। तो अंदर की व्यवस्था में या अंदर के गुणों में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है किसी भी घटक में तो हम उसको रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में लेते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जिन घटकों का हो रहा है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारी सबसे पहले परिभाषा हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया की कि किसी अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए गुण वाले यदि पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम जनरली क्या क्या देखेंगे, पहला उदाहरण आप मान सकते हो दूध से दही का बना, इसमें लैक्टोज शुगर था, लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा लैक्टोज शुगर लैक्टिक एसिड में बदली है। ये जो पूरी जितने भी हमने ये प्रोसेस पढ़ी है, यही पूरी प्रोसेस में हमने देखा कि इस पूरी प्रोसेस में रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा हमारे को एक नया घटक बना है। जो नया घटक बना है वो नए गुण दर्शा रहा है और नए गुण दर्शा रहा है तो श्योर है यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है और रासायनिक परिवर्तन होने का सीधा सा अर्थ है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में हम जनरली ये जानते हैं कि कोई भी यदि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसको लिखने के कुछ स्टेप होती है। जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले रिएक्टेंट को, अभिकारक पक्ष को, और उसके बाद में लिखते हैं उत्पाद पक्ष को और दोनों का संबंध बताते हैं एक तिरछी लाइन, एक सीधी लाइन से। जो एक सीधी लाइन से संबंध बताया जा रहा है उसका सीधा सा अर्थ है कि अभिक्रिया केवल एक दिशा में हो रही है। जनरली अभिक्रिया कभी कभार दोनों दिशाओं में भी चलती है। जैसे मान लीजिए आपके पास बर्फ है, बर्फ से आपने जल बना दिया, लेकिन जल से यदि बर्फ बन रहा है तो अभिक्रिया की दिशा ये भी लिखी जाएगी। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है।
अर्थात हम ये कहेंगे कि अगर अभिक्रिया और प्रतीक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम केवल चर्चा करेंगे अगर अभिक्रिया के रिगार्डिंग इस चैप्टर में, जिसमें ध्यान रखना तीर से पहले जो बाईं ओर पक्ष है वो हमारा अभिकारक पक्ष है, और तीर के बाद का जो पक्ष जो दाईं दिशा में है वो हमारा उत्पाद पक्ष है। तो ध्यान रखना अभिकारक पक्ष यहाँ पर परिवर्तन होने के लिए तैयार है, उत्पाद पक्ष परिवर्तन के बाद में बना है। तो हमारा यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा होगी। ये परिभाषा कक्षा 10 के प्रत्येक बच्चे को लर्न करनी है कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद में एक कॉमन वर्ड काम में लिया जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। दोनों में आप यही काम में लोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अब जो हिस्सा लेने वाला घटक या पदार्थ है वो आपका अभिकारक है। जैसे H2 और O2 दोनों मिलकर H2 बना रहे हैं। तो H2 बनाने के लिए कौन से घटक को की हमारे को जरूरत पड़ी, तो आप कहोगे कि हमारे को H2 घटक की और O2 की, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। परिवर्तन के फलस्वरूप तो हमारे को H2 प्राप्त करना है। अब H2 प्राप्त कब होगा, जब आपके पास H2 और O2 होगा। तो H2 और O2 वे घटक है जो अभिक्रिया में परिवर्तन होने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारी परिभाषा अभिकारक की हो जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ या घटक अभिकारक कहलाते हैं, और जो घटक हिस्सा ले रहे हैं और हिस्सा लेने के बाद में इनमें कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया घटक बन रहा है या नया पदार्थ बन रहा है वही नया पदार्थ हमारा उत्पाद कहलाता है। जैसे यहाँ पर नया पदार्थ H2 बन गया तो H2 यहाँ पर उत्पाद है। ऑलमोस्ट आप तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी यदि अभिक्रिया लिखी जा रही है तो उस अभिक्रिया में दो पक्ष होते हैं, एक अभिकारक पक्ष होता है, एक उत्पाद पक्ष होता है। अभिकारक पक्ष को सबसे पहले लिखेंगे और बायां हिस्सा रखेंगे, उत्पाद पक्ष को दाईं ओर लिखेंगे और तीर के बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं जो रासायनिक परिवर्तन या जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और उसी रासायनिक परिवर्तन को मद्देनजर रखते हुए ये जनरली रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण भी बन सकते हैं। जैसे उदाहरण है आपका भोजन का पाचन। ये घटना हमारे शरीर में संपन्न होती है कि भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन के तौर पर आप ये कह सकते हो कि हम भोजन के रूप में क्या लेते हैं, स्टार्च को लेते हैं, और वह स्टार्च हमारे शरीर में O2 से रिएक्ट होकर बहुत सारी प्रोसेस से गुजरकर उनका पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप CO2 और CO2 और ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो आप ये कह सकते हो कि भोजन के पाचन में भी जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया था वो कार्बोहाइड्रेट सरल सरल अणुओं में टूटकर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, तो एक नया रूप दे रहे हैं। नया रूप देने का मतलब सीधा सा है उसकी आंतरिक संरचना में कुछ चेंजेज हुआ है। आंतरिक संरचना में कुछ चेंजेज हुआ तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन। ये श्वसन भी हम करते हैं। इस श्वसन के दौरान भी भोजन का पाचन जब पढ़ोगे आप तो वहां पर श्वसन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप यहाँ पर जंग का फॉर्मूला देखोगे तो Fe2O3 डॉट H2, यानी कि हम ये कहेंगे कि वायुमंडलीय जो आयरन होता है वो वायुमंडलीय आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, और फेरिक ऑक्साइड जब योजित होकर जंग का निर्माण कर देता है। यहाँ पर भी इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन नजर आएगा, और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया तो शोर है वहां पर आप इस बात के लिए इंश्योर हो जाइए कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। सेम ऐसे मैग्नीशियम फित्ते का जलना। मैग्नीशियम फित्ते का जलने वाली अभिक्रिया की भी यदि हम चर्चा करेंगे तो हम यहाँ पर भी यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो मेटल है वो O2 के साथ रिएक्ट होकर MgO बना रही है। अब ये अभिकारक है आपके, ये अभिकारक है, उत्पाद MgO बन गया। दोनों के रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन महसूस होगा। जो परिवर्तन महसूस हुआ है वही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना। अब यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके क्या क्या गुण है वो भी हमको लर्न करने हैं। पहला गुण रासायनिक परिवर्तन होना अति आवश्यक है। अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, तापमान में कहीं परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर गैस का उत्सर्जन हो रहा है। यदि ये गुणधर्म कहीं दिख रहे हैं तो वो हमारे रासायनिक अभिक्रिया के लिए सफिशियंट है। अब आगे है इसी का पॉइंट कि यदि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उस रासायनिक परिवर्तन को हम कैसे दर्शाते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यदि रासायनिक परिवर्तन को आप दर्शा रहे हो तो उसको दर्शाने के आपकी बुक में दो स्टेप बता रखे हैं। पहला, या तो आप उसको शब्द समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हो या आप उसे रासायनिक समीकरण के द्वारा समझा सकते हो। शब्द समीकरण का सीधा सा अर्थ है कि आप जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है उस अभिक्रिया में उपस्थित परमाणु, अणु, आयन या यौगिक उनके नाम लिखना है। जैसे Zn कहीं पर काम में आ रहा है तो हमने जिंक लिख दिया,
सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो H2SO4 न लिखकर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया। इन दोनों अभिक्रियाओं से उत्पाद बन रहा है ZnSO4, तो उसको हमने जिंक सल्फेट लिख दिया, और इसी के साथ गैस का उत्सर्जन हो रहा है H2 का, तो यहाँ पर H2 की जगह हमने हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस लिख दिया। तो ये हमारे द्वारा शब्द समीकरण लिखा गया है। दूसरा है रासायनिक समीकरण के द्वारा कैसे दर्शाएंगे। तो रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं हम, उन परमाणु, अणु, आयन या यौगिक को सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में हमारे द्वारा फॉर्मेट लिखा जाता है तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस रासायनिक समीकरण में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनका विशेष फोकस करना। यदि कोई भी आप रासायनिक समीकरण लिख रहे हो, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है Zn प्लस H2SO4, आगे ZnSO4 प्लस H2, कुछ शब्द इसके रिगार्डिंग मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बता दिया था कि कोई भी यदि तत्व लिखा जा रहा है, उस तत्व के नाम में, सॉरी, उस तत्व के प्रतीक में दो वर्ण काम में ले रहे हैं, तो प्रथम वर्ण बड़ा होना चाहिए और द्वितीय वर्ण छोटा होना चाहिए। तो Zn में Z बड़ा लिखा जाएगा, N छोटा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ इस पैटर्न में लिख दिया, ये पैटर्न आपका गलत है। ऐसा लिखिए कि आपको Zn में Z बड़ा और N छोटा कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, जिससे कॉपी चेक करने वाले टीचर को भी लगे कि विद्यार्थी ने सभी नियमों को फॉलो करते हुए अपना जवाब सबमिट किया। ऐसे ही H2SO4 में देखें तो ध्यान रखना, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, और तीनों का कैपिटल लेटर ही आपको काम में लेना है। कैपिटल लेटर का मतलब है H बड़ा, S बड़ा, O भी बड़ा, तो ये हो जाएगा H2SO4। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसा लिख रहे हैं S2 S बड़ा O और फिर O, ये आपके द्वारा लिखा गया फॉर्मेट गलत। तो एक तो इस सावधानी को जरूर आप शामिल करोगे। दूसरा, प्रत्येक अभिक्रिया को यदि आप लिख रहे हो तो उस अभिक्रिया में यह बात ध्यान रखना कि जो मेटल होती है वो मेटल सॉलिड अवस्था में, तो आप मेटल के लिए ऐसा शब्द काम में लोगे, मेटल के लिए ऐसे शब्द काम में लोगे, जैसे यहाँ पर जिंक मेटल है, सॉलिड लिखा है, और H2SO4 यहाँ पर लिक्विड गैस में दे रखा है, तो ये यौगिक है और जो जनरली लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो भौतिक अवस्था दर्शाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ जो ZnSO4 प्राप्त हो रहा है वो सॉलिड अवस्था में प्राप्त हो रहा है, H2 यहाँ पर गैस है, तो ध्यान रखना H2 रहा, H2 रहा, Cl2 रहा, Br2 रहा, I2 रहा। यदि आप इनको कहीं अभिक्रिया में शामिल कर रहे हो, जैसे O2 रहा, तो ध्यान रखना ये अधात्विक परमाणु है, और अधात्विक परमाणु हमेशा अभिक्रिया में अणु के रूप में लिखे जाते हैं, और अणु के रूप में यदि हम इनको लिख रहे हैं तो ये गैसीय नेचर में रहते हैं, और गैसीय नेचर में रहने के कारण इनका भौतिक अवस्था का संकेत G लिखा जाता है। आप इस बात के लिए इंश्योर हो जाइए कि कोई भी यदि रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उस रासायनिक समीकरण में सबसे पहले तो चाहे तत्व का संकेत लिख रहे हैं या यौगिक का संकेत लिख रहे हैं या अणु का संकेत लिख रहे हैं, तो वर्णों का ध्यान रखेंगे। नंबर 2 पर, यदि रासायनिक अभिक्रिया में हमने कहीं पर मेटल लिखी है तो मेटल की भौतिक अवस्था सॉलिड लिखेंगे, और कहीं पर नॉन मेटल लिखी गई है हमारे द्वारा अधात्विक, तो वो अणु के रूप में रहेगा और उसकी नेचर हम गैसीय नेचर करेंगे। ये हमारा शब्द समीकरण इस प्रकार से दिया जाएगा, रासायनिक समीकरण भी इस प्रकार से दिया जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन, रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन आप किस प्रकार से करोगे। रासायनिक अभिक्रिया का यदि आप संतुलन कर रहे हो तो उससे पहले आपको कुछ शब्द पता या कुछ बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अणु सूत्र का फॉर्मेट या अणु सूत्र का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, जैसे MgO कैसे बना, MgCl2 कैसे बना, MgOH होल वाइज कैसे बना। ऐसा नहीं कि कहीं MgO की जगह आप Mg2O कर रहे हो या MgCl2 की जगह Mg2Cl2 कर रहे हो। यदि इन गलतियों से आपको बचना है तो इसके लिए पुराना वीडियो देखिए, जहां पर आपको अणुसूत्र निर्माण मैंने समझा रखा है। अणुसूत्र निर्माण दोनों कैटेगरी में बता रखा है। यदि आपको शब्दों में उसका नाम दे रखा है तो आप उसका अणुसूत्र कैसे बनाएंगे, और यदि अणुसूत्र दे रखा है तो उसका शब्दों में नाम कैसे लिखेंगे। यदि इन दोनों बातों को आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप आसानी से रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन भी कर पाओगे। यहाँ पर आपको रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन के रिगार्डिंग यदि पॉइंट पढ़ रहे हो तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि जनरली 10वीं क्लास के बच्चों के लिए इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। संतुलित करने से पहले आपको उस अभिक्रिया की
अनबैलेंस स्थिति की पहचान करनी पड़ती है। अनबैलेंस स्थिति की पहचान करने के बाद में आपको संतुलन करना पड़ता है। और यहाँ पर यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करते हैं, तो हमारे द्वारा एक नियम को फॉलो किया जाता है, और वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो या कर रहे हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जितनी मात्रा आप अभिकारक की ले रहे हो, उतनी ही मात्रा उत्पाद की प्राप्त होती है। अर्थात इसी को हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य यानी कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि उसको आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास जल के निर्माण समीकरण है कि 2 हाइड्रोजन के मोल और 1 ऑक्सीजन का मोल, ये मिलकर जल के 2 मोल बना रहा है। यदि इस अभिक्रिया में आप देखोगे तो आप यह कहोगे कि अभिक्रिया का जो बायां पक्ष है वो तो आपका अभिकारक पक्ष है, और अभिक्रिया का जो दायां पक्ष है वो आपका उत्पाद का पक्ष है। अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष के में उपस्थित अणु और यौगिकों का द्रव्यमान आपको निकालना है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि H2 गैस का ये 1 मोल है। 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम वजन होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम वजन हो गया। तो हम कहेंगे कि 1 H2 के मोल का जो भार होता है वो 2 ग्राम होता है, और यहाँ पर 2 मोल काम में लिया जा रहा है, तो 2 ग्राम को 2 से गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन के मोल प्राप्त हो जाए, हाइड्रोजन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी 4 ग्राम। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मोल दे रखा है। ऑक्सीजन गैस के 1 मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु विद्यमान है। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम वेट होता है, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस से संयुक्त होकर कितनी ग्राम H2 बनाएगी, तो H2 को भी देखेंगे। तो एक H2 की यदि बात करें तो एक H2 में 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम वजन होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम वजन हो गया। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप कहोगे कि एक H2 का वजन हो गया 18 ग्राम, तो 2 H2 का वजन हो गया 36 ग्राम। अब आपने देखा तो उत्पाद का हमने 36 ग्राम निकाला, अभिकारक का हमने यहाँ पर देखिए काउंट करके 4 ग्राम और 32 ग्राम, ये भी 36 ग्राम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उस रासायनिक परिवर्तन में किसी भी द्रव्य को न तो हमने उत्पन्न किया है और न ही नष्ट किया है। जितनी ग्राम मात्रा हमने अभिकारक में ली थी, उतनी ग्राम मात्रा हमने उत्पाद में प्राप्त की है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यदि इसी अभिक्रिया की दूसरी स्थिति की चर्चा करें, तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख रहे हो कि H2 प्लस O2, तो ये चलकर आगे बना रहा है H2O। आप यदि इनका वेट लिखेंगे तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 का हो गया 2 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 का हो गया 32 ग्राम। तो आगे आपको H2 मिल रहा है 18 ग्राम। तो हम कहेंगे कि हमने यहाँ पर तो वेट लिया था 34 ग्राम, बन रहा है 18 ग्राम, अर्थात ये इस अभिक्रिया में पदार्थ का विलोपन हो रहा है। अभिकारक 34 ग्राम था, उत्पाद 18 ग्राम ही प्राप्त हो रहा है। अतः हमारी लिखी गई अभिक्रिया अनबैलेंस है। एक अनबैलेंस पहचान करने का यह मेथड है। दूसरा कौन सा मेथड है? आप इनको परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी पहचान कर सकते हो। जैसे कि अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन 2 है, उत्पाद पक्ष में सॉरी अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, लेकिन उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या तो हमको 2 प्राप्त हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में अनबैलेंस हुआ है। तो किसी भी घटक की या किसी भी पदार्थ की या किसी भी अभिकारक की परमाणुता में भी यदि आपको बदलाव नजर आ रहा है या उसकी संख्या में कुछ अंतर दिख रहा है, तो वो अभिक्रिया हमारी अनबैलेंस कैटेगरी में जाएगी। और अनबैलेंस स्थिति वाली अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया है, और असंतुलित अभिक्रिया कोई द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं कर रही है। और जो अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है, उस अभिक्रिया को हम असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आपसे यदि मान लीजिए कोई ऐसे पूछ रहा है कि बेटा संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया में, या संतुलित अभिक्रिया व असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका जवाब सीधा सा जाना चाहिए कि संतुलित अभिक्रिया हम उन अभिक्रियाओं को कहेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करता है या पालना करती है।
और असंतुलित अभिक्रिया हम उसको कहेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना नहीं करती है। तो ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण नियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखने के लिए। आशा करता हूँ यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका क्लियर हुआ होगा। इसी के रिगार्डिंग यदि हम आगे का पॉइंट देखें तो हमारा पॉइंट है कि किस प्रकार से हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं और संतुलित करने के लिए हम कौन कौन सी शर्तों को फॉलो करेंगे और कौन कौन से मेथड अपनाएंगे।